अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 85। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। आतून को सहरा में सफ़र करते 2 दिन गुजर गए, मगर इसे आबादी के आसार कहीं भी दिखाई न दिए। इसे ख्याल आया कि कहीं वो रास्ते से भटक तो नहीं गया। अब तक इसे सफ़र में कहीं न कहीं कोई छोटा सा नखलिस्तान मिल जाता था जब वो घोड़े की प्यास बुझा लेता, लेकिन अब इसके सामने सुबह से एक लकोदक सहरा फैला हुआ था। गर्मी की शिद्दत पड़ने लगी थी। घोड़े का भूख और प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा। आखिर घोड़ा निढाल होकर रुक गया। आतून एक खास पौधे को तलाश करने लगा जो सहरा में उगता है और जिसकी जड़ें खोदने पर नीचे से पानी निकल आता है। यह पौधा इसे एक टीले के साए में मिल गया। घोड़े की प्यास बुझाने के लिए न काफ़ी था, ताम थोड़ा बहुत पानी पीने से ही घोड़ा चलने के काबिल हुआ और आतून इस पर सवार होकर आगे चल दिया। यूं ही सहरा में कदम कदम चलते शाम हो गई। फिर आसमान सितारों से जगमगाने लगा। सितारों को देखकर इसे अंदाज़ा हुआ कि वो शाम की सरहद से जुनूब मशरिक की तरफ हट गया है। आतून आधी रात तक चलता रहा। फिर घोड़े ने जवाब दे दिया। वो बहुत निढाल था। वो घोड़े से उतरा और ठंडी रेत पर लेट गया। घोड़ा इधर उधर चलकर सहरा में घास तलाश करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आतून पर खिलाफतों को गुनूदगी सितारी होने लगी। इसने आंखें बंद कर ली। नींद और ख्वाब के दरमियानी आलम में था। न जाने कब तक वो इस आलम में रहा। जब इसने आंखें खोली तो देखा घोड़ा वहाँ नहीं था। आतून ने घोड़े को सितारों की रोशनी में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन खुदा जाने घोड़ा कहाँ गायब हो गया था। इसके इर्द गिर्द दूर दूर तक रेत के छोटे बड़े टीले फैले हुए थे। आतून अपने गुमशुदा घोड़े के बारे में सोच रहा था कि इसे कुछ इस तरह की आवाज़ें सुनाई दी जैसे कहीं करीब ही दरिया बह रहा हो। आतून इस आवाज़ के ताकुब में चल पड़ा। वो टीले के पीछे आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक चश्मा बह रहा था। कहाँ ये बात थी कि इसे चश्मे की आवाज़ पहले सुनाई नहीं दी थी। घोड़ा भी वहाँ नहीं था, हालांकि जानवर पानी की खुशबू सबसे पहले पा लेते हैं। आतून ने चश्मे पर मुँह हाथ धोया था, ठंडा पानी पिया और सोचने लगा कि चश्मा कहाँ से आया है। चश्मा रेत के अंदर बह रहा था और थोड़ी दूर तक रेत के अंदर ही गायब हो जाता था। आतून ने चश्मे के दाने के ऊपर की जानिब चलना शुरू कर दिया, शायद उधर कोई आबादी नजर आ जाए। यूं ही रात ढलने लगी। दिन का पहला काफूरी उजाला मशरिकी उफक पर नमूदार हुआ। सहरा की रेत अब सख्त और पथरीली हो गई थी। सुबह की फीकी रोशनी में आसपास दूर दूर तक संगलाख टीले ही टीले थे। इन टीलों पर कोई झाड़ी नहीं उगी थी। एक बुलंद संगलाख टीले पर चढ़कर आतून ने देखा कि इसी चश्मे का पानी रेत में से एक नाले की शक्ल में निकलकर टीले की आगोश की तरफ जा रहा है। यह एक सुरंग का दहाना था। पानी का छोटा सा नाला इस सुरंग के अंदर दाखिल हो रहा था। आतून ताज्जुब से गार की नाहमवार नीम रोशन दीवारों और ऊंची पथरीली दीवारों को देखते सुरंग के अंदर चला गया। कुछ दूर जाकर गार अंदर से कुशादा हो गया। चश्मे का पानी नाले की शक्ल में गार की दीवार के साथ बह रहा था। फिर गार बाईं मुड़ गया। यहाँ पहली बार आतून को ऐसी रोशनी नजर आई जैसे दूसरी तरफ सूरज तुलू हो रहा हो। नाला चौड़ा हो गया था और इसका बहाव भी तेज हो रहा था। मजीद कुछ दूर चलने के बाद गार बहुत कुशादा हो गया और इसके ऊपर से सुरंग की छत मजीद बुलंद हो गई। फिर सुरंग खत्म हो गई। यहाँ नाले का पानी एक छोटी सी आबशार की सूरत में नीचे की तरफ तालाब में गिर रहा था। आतून के सामने छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ एक मैदान था। इन पहाड़ियों के ऊपर ढलानों पर झाड़ियों और छोटे कद की दरख्तों के झुंड थे। आतून नाले की आबशार के किनारे होकर नीचे उतर आया। यह आतून ने एक जगह बुझी हुई आग देखी जिसकी राख में इंसानी खोपड़ियाँ और कुछ हड्डियाँ पड़ी थी। आतून जरा आगे बढ़ा तो एक पहाड़ी खो में इसे इंसानी हड्डियों का छोटा सा ढेर दिखाई दिया। वो सोचने लगा कि इंसानी हड्डियाँ कहाँ से आ गई। इसे सोचा हो सकता है हड्डियाँ ज़माना कदीम से ताल्लुक़ रखती हों। इतने में इसे कुछ इंसानी आवाज़ें सुनाई दी। वो जल्दी से एक तरफ होकर पहाड़ के दूसरी खो में छुप गया। इंसानी आवाज़ें एक टेकरी के अकब से आ रही थी। यहाँ चारों तरफ दिन की रोशनी फैली हुई थी। आतून ने देखा कि 10-15 जंगली आदमियों का गिरोह एक नीमजान इंसान को रस्से चकड़े खींचे चला आ रहा था। कैदी का मारे खौफ के रंग फक था और चाल में लड़खड़ाहट थी। लगता था कि इसे अपने इंजाम की खबर है। इंसानी हड्डियों वाले खो के सामने लाकर कैदी को ज़मीन पर लिटाकर इसे लकड़ी की मेखें गाड़ कर बांध दिया गया। फिर उन्होंने बदनसीब कैदी पर खुश लकड़ी के टुकड़े और सूखे पत्तों का छोटा सा ढेर लगा दिया। ये सारे के सारे खौफनाक शक्लों वाले स्याफा मबशी थे। इनका एक सरदार था। सबके हाथों में नेज़े थे। सरदार कैदी के सर के पास आकर खड़ा हो गया। इसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा। हलक से एक अजीब सी गुर्राहटनुमा आवाज़ निकाली और कहा, देवता के नाम पर कुर्बानी शुरू की जाए। आतून ने इस बदनसीब इंसान की मदद करने का फैसला जरूर किया हुआ था, लेकिन इस कैदी की मौत का वक्त आ चुका था। आतून से जरा सी कोताही हो गई। से देखते ही देखते 15-20 जंगलियों के नेज़े बदनसीब कैदी का पेट का तराजू बन चुके थे। इसकी चीखों की आवाज़ें वैसी जंगलियों की बेईमाना चीखों में गुम हो गई। आतून खो में छुपा हुआ ये सारा दहशतनाक मंजर देख रहा था। इसके सामने जंगलियों ने बदनसीब इंसान की लाश के गोश्त हड़प कर लिया और वहाँ सिर्फ
हड्डियों का पंजर ही बाकी रह गया। सरदार ने दोनों बाजू फजा में बुलंद करके एक बार फिर नारा बुलंद किया। सारे आदमखोर एक तरफ होकर खड़े हो गए। सरदार ने पीछे की जानिब मुंह घुमाकर दूसरी बार चीख मारी। इसके साथ ही 4 जंगली नमूदार हुए जिन्होंने एक हसीन जमील औरत को रस्सी से बांध रखा था। औरत के स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे, रंग जर्द था, बड़ी बड़ी आंखों में मारे दहशत की बुरी खुली हुई थी। आदमखोरों के सरदार के हुक्म पर इस औरत को जमीन पर लिटाकर लकड़ी की मेखों के साथ जकड़ दिया गया। आतून इस औरत को आदमखोरों का शिकार होते नहीं देख सकता था। वो अचानक खो से बाहर निकल आया। आदमखोर दमबखुद होकर आतून को देखने लगे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि पहाड़ी खो में बिल्कुल इनके करीब एक इंसान छुपा हुआ था। सरदार ने हलक से एक फलक शुगाफ चीखनुमा बुलंद आवाज़ की और अपना नेज़ा आतून के पेट की तरफ पूरी ताकत से फेंका। नेज़ा आतून के पेट से टकराकर नीचे गिर पड़ा। आतून का पेट किसी चट्टान की तरह सख्त था, मगर आदमखोर सरदार को नहीं हो सका। सरदार ये समझा कि इसका वार खाली गया है। इसने दूसरा नेज़ा लिया और आतून के पास आकर इसके सीने पर दे मारा। अब नेज़ा दोहरा हो गया। सरदार हक्का बक्का होकर आतून का मुंह तकने लगा। वो कुछ खौफजदा हो गया था। सरदार ने चिल्लाकर अपने साथियों को हमले का हुक्म दिया। आदमखोर आतून पर टूट पड़े नेज़ों से हमला कर दिया, लेकिन आतून एक चट्टान की तरह अपनी जगह खड़ा रहा और आदमखोरों के नेज़े इसके जिस्म से टकराकर टूटते चले गए। आतून ने अब एक आदमखोर वैशी की गर्दन पकड़कर इसे उछाल दिया। आदमखोर वैशी ज़मीन से कई फीट फिजा में उछला और फिर कलाबाजियाँ खाता हुआ पत्थरों से ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। अब सरदार पर दहशत तारी हो गई। इसे एकदम आतून के सामने सजदा कर दिया। वो इसे कोई देवता समझ रहा था। सरदार को सजदे में गिरता देखकर बाकी आदमखोर भी सजदा रेज हो गए। यह सारा नाकाबिले यकीन मंजर वो औरत भी फटी फटी नजरों से देख रही थी। आतून ने सरदार के सर को बालों से पकड़कर ऊपर खींचा और बारोब आवाज़ में इन्हीं की जुबान में बोला, इस औरत को आज़ाद कर दो। फौरन कैदी औरत की रस्सियाँ खोल दी गई। आतून हसीन जमील औरत के करीब आ गया और इब्रानी जुबान में से इसका नाम पूछा। उस ज़माने में दजल और फरात की वादी में आमतौर पर इब्रानी जुबान ही बोली जाती थी। औरत ने खुश होंठों पर जुबान फेरते अपना नाम थाइस बताया। ये औरत भी आतून को कोई आसमानी मखलूक समझ रही थी। आतून ने सरदार से इसकी जुबान में पूछा कि ये कौन सी जगह है और यहाँ से मुल्क शाम को रास्ता किधर से जाता है। सरदार सीने पर हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। इसने बताया कि मुल्क शाम इन पहाड़ों के पश्चिम में 6 दिन की मुसाफत पर है। आतून के हुक्म पर आदमखोर सरदारी ने पहाड़ों की दूसरी जानिब ले आया। यहाँ आतून और थाइस को 2 घोड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें पेश की गई। आतून इन आदमखोर वैश्यों की संगत से बहुत जल्द निकल जाना चाहता था। चुनांचे सरदार की रहनुमाई में वो थाइस को साथ लेकर इन पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की तरफ चल पड़ा। थाइस ने आतून को बताया कि वो इलाम के एक ताजिर की बीवी है और एक काफिले में सफ़र कर रही थी कि इन आदमखोरों ने हमला कर दिया। इनके खामिद और दूसरे मुसाफिरों को हलाक करके इनकी लाशों को एक गार में रख दिया और इसे अगवा करके ले गए। आतून ने अपने बारे में थाइस को यही बताया कि वो एक तबीब है, जड़ी बूटियों की तलाश में सहरा में आया था कि रास्ता भूल गया और आदमखोरों की बस्ती में निकल आया। थाइस को यकीन था कि आतून कोई आसमानी मखलूक है। इसने अपनी आंखों से मंजर देखा था कि आतून पर नेज़ों का हमले का कोई असर नहीं हुआ था। जब इसने आतून से इस बारे में सवाल किया तो आतून मुस्कुराकर कहा, मैं इंसानी मखलूक नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक तिलिस्मी शलूक है जिसको पढ़ने से मेरे जिस्म में चट्टान की सी सख्ती आ जाती है और मुझ पर तीर तलवार का कोई असर नहीं होता। थाइस खामोश हो गई। सहरा में सफ़र करते करते इन्हें 3 दिन गुजर गए। इनके पास जो जंगली फल और पानी की छागलें थी वो ख़त्म होने लगी। 5वें दिन राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। आतून समझ गया कि वो रास्ते से भटक गए हैं और इनका रुख मुल्क शाम की तरफ नहीं है। उस रोज़ आतून को सुबह से हवा में समंदर की खुशबू महसूस होने लगी थी। इसका मतलब था कि समंदर का साहिल करीबी है। थाइस इस खदशे के हज़ार किया कि वो बहिरा रूम की तरफ जा रहे हैं और मुल्क शाम से बहुत दूर हो चुके हैं। आतून थाइस को इसके घर मुल्क शाम पहुंचाना चाहता था। दिल में सोचने लगा, अब यही हो सकता है कि साहिल समंदर पर किसी शहर में दाखिल होकर इसे शाम जाने वाले किसी काफिले के साथ कर दिया जाए। अब उन्होंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिधर से समंदर की हवा आ रही थी। जब शाम हो गई तो प्यास और भूख के मारे थाइस निढाल हो गई। आतून ने थाइस को एक जगह रेत पर बैठने की हिदायत की और खुद पानी की तलाश में सराय बूटी की तलाश में एक तरफ चल पड़ा। इसका ख्याल था कि चूँकि साहिल समंदर करीब ही से सहरा में कहीं ना कहीं पानी जरूर मिल जाएगा। घोड़े पर सवार आतून पानी की तलाश में काफ़ी दूर निकल आया। थाइस इसकी निगाहों से ओझल हो गई। गुरूब होते सूरज की अलविदाई सुरमई रोशनी में इस रेत के टीले के पहलू में खजूरों के कुछ दरख्त नजर आए। ज़रूर ये कोई नखलिस्तान है और यहाँ पानी भी ज़रूर मिल जाएगा। ये सोचकर आतून उस तरफ घोड़ा डाल दिया। उधर थाइस रेत पर खामोश बैठी थी। जो ही शाम हो रही थी इस पर खौफसा तारी होने लगा। आतून अभी तक वापस नहीं आया था। अचानक इसे अपने अकब में घोड़ों के ही ननाने की आवाज़ सुनाई दी। थाइस ने पलट कर देखा कि चंद घुड़सवार इसकी तरफ पड़ रहे हैं। इनके हाथों में तलवारें थी और सरों पर रुमाल बंधे हुए थे। ये खूंखार बहरी कज़ाक थे जो मीठे पानी की तलाश में इधर आ निकल आए थे और अकेली औरत को सहरा में देख इसकी तरफ दीवानावार लपके थे। उन्होंने आते ही थाइस को दबोच लिया। थाइस ने शोर मचाने की कोशिश की जिसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया गया।
डाकू से घोड़े पर लादा और वापस साहिल समंदर की तरफ रवाना हो गए जहाँ इनका बहरी जहाज तैयार खड़ा था। डाकू ने थाइस को अपने कप्तान की हुजूर पेश किया। कप्तान ने अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को फड़फड़ाते हुए तीखी नजरों से थाइस का जायजा लिया और कहका लगाकर कहा, यरूशलेम के बाजार में इस हसीना को सोने के बराबर तोलकर फरोख्त किया जा सकता है। थाइस को जहाज की निचली मंजिल के कैबिन में बंद करके जहाज का लंगर उठा दिया गया। दूसरी तरफ आतून जब नखलिस्तान में पहुंचा तो वहाँ पानी का छोटा सा चश्मा बह रहा था। इसने घोड़े को पानी पिलाया, छागल पानी से भरी और घोड़े पर सवार होकर वापस उस जगह पर आया जहाँ वो थाइस को छोड़ गया था। वहाँ थाइस मौजूद नहीं थी। शाम की धुंधली रोशनी में आतून ने रेत पर इंसानी कदमों और घोड़ों के सूमों के गहरे निशान देखे। वो इन निशानों को देखते हुए चल पड़ा। रात का अंधेरा सहरा में फैल चुका था। जब आतून समंदर के किनारे पहुंच गया, इसके सामने वसीवरी समंदर फैला हुआ था। वो समझ गया कि थाइस किसी बुद्धा फरोश गिरोह ने अगवा कर लिया है। आतून को बेहद अफसोस हुआ, मगर वो थाइस को वापस नहीं ला सकता था। इंतहाई नाउमीदी के आलम में इसने समंदर के साहिल के साथ साथ शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया। सारी रात आतून समंदर के साथ साथ सफ़र करता रहा। तुलुए आफ्ताब के वक्त आतून को दाएं जानिब एक स्याह पहाड़ के दामन में खजूर के झुंडों के दरमियान कुछ मकान नजर आए। ये कोई गांव लगता था। आतून ने उधर का रुख किया। करीब पहुंचा तो देखकर हैरान हुआ कि गांव की कच्ची गलियां सुनसान थी। मकानों के किवाड़ खुले थे, मगर वहाँ किसी इंसान का नामो निशान ना था। गांव का छोटा सा एक ही बाजार था। बाजार की चंद दुकानें खुली थी, मगर वहाँ दुकानदार था ना को ग्राहक नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि किसी नागानी आफत के बदले सारे का सारा गांव एकदम खाली छोड़ दिया गया है। आतून ने घोड़ों को एक जगह छोड़ दिया और खुद पैदल ही गाँव के आसेबजदा वीरान जगहों में निकल आया। इसने एक मकान के अंदर झांक कर देखा। आंगन में खाट बिछी थी, कुछ सामान भी मौजूद था, मगर इंसान कहीं दिखाई नहीं देता था। क्या ये कोई असेबी गांव है? आतून सोचता हुआ आगे चला। गली के नुक्कड़ पर इसे एक मकान के चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी दीवार से टेक लगाए बैठा नजर आया। आतून जल्दी से इसके करीब आया और पूछा कि गांव के लोग कहाँ चले गए। बूढ़े का सर झुका हुआ था। इसने कोई जवाब न दिया। आतून इसे जरा सा हिलाया तो वो धड़ाम से नीचे फर्श पर झुक गया। वो मर चुका था। आतून कुछ घबराहट के साथ पीछे हट गया। अब इसे घुंघरू के धीमे धीमे छनाकों की आवाज़ सुनाई दी। इसने पलटकर देखा। इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। एक इंतहाई खूबसूरत बनी संवरी औरत बेशकीमत लिबास पहने पाँव में घुंघरू बांधे गली में इसके आगे आगे चल रही थी और आतून को बार बार पलटकर मुस्कुराते हुए देखती जा रही थी। ये औरत गली के आखिरी मकान के पास जाकर रुक गई। इसने आतून की तरफ मुस्कुराहट के साथ देखा और हाथ से पीछे आने का इशारा किया और गली में घूम गई। आतून जैसे मशहूर सा होकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। गली का मोड़ घूमकर आतून ने देखा कि औरत एक पत्थर के मकान के सामने खड़ी पीछे देख रही है। मकान के बाहर एक चबूतरे पर रखे प्याले में आग जल रही थी। औरत ने आतून को इशारा किया और मकान में दाखिल हो गई। आतून इस पुरस्कार औरत के मोमे को हल करने के ख्याल से मकान के दरवाजे पर आकर रुक गया। इसने झांक कर अंदर देखा। मकान की डोली में तारीकी छाई थी। अंदर गहरा सन्नाटा था। फिर घुंघरू की वही छन छन सुनाई दी, लेकिन अब ये आवाज़ दबी दबी सी थी। आतून मकान में दाखिल हो गया। ये मकान कोई पुराना मंदिर मालूम हो रहा था। डेड़ी में दोनों जानिब बैल के पथरीले सरों के बने चबूतरे थे। डेड़ी से गुजरकर आतून को एक दलान दिखाई दिया, जिसके वश में चबूतरे पर पत्थर के पाले में आग जल रही थी। चबूतरे के एक जानिब बैल के सरकों वाली मूर्ति बनी हुई थी। आतून एक संगीन सुर के साथ लगकर खड़ा हुआ। घुंघरू की दूर से आती आवाज़ फिर करीब आती गई और अचानक वो ये सीन और नमूदार हुई। इसके जिस्म पर कपड़े नाकाफी थे और वो जैसे ख्वाब के आलम में रक्स के दायरे में ऐसा ऐसा चबूतरे की तरफ बढ़ रही थी। चबूतरे के पास आकर वो पत्थर की मूर्ति के आगे सर जोड़कर खड़ी हो गई। फिर रक्स करने लगी। वो मूर्ति और आग की पूजा कर रही थी। ये रक्स पूजा का रक्स था। फजा में एक सहरंगेज तिलिस्मी खुशबू उड़ रही थी। वो बार बार आग की तरफ झुक आती, हाथ जोड़कर सर झुकाती और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाती। आतून बुत बना ये ख्वाब अंगेज रक्स देख रहा था। रक्स खत्म हो गया। हसीन रकासा के माथे पर पसीने के मोती झिलमिला रहे थे। वो नाज से कदम उठाती चलती आतून के पास आई। इसकी आंखों में आतून को लाफानी शौक की कशिश महसूस हुई। इसके गले में जानवरों की छोटी सी तख्ती लटक रही थी, जिस पर सितारों को कोई तिलिस्म नक्श था। आतून को पूछने वाला था कि रकासा ने अपने हाथ की उंगली इसके होंठों पर रख दी। आतून को अजीब सी गहरी खुशबू आई। रकासा ने कहा, तुम आतून हो, तुम हज़ारों बरस से सफ़र कर रहे हो। ये तुम्हारा सबसे पहले जन्म का सफ़र है। इस सफ़र के ख़त्म होते ही तुम मुल्क मिस्र में दूसरी बार रहोगे। आसमानी देवताओं ने तुम्हें गैरमामूली ताकत अता कर रखी है। तुम अभी मर नहीं सकते। आतून इस पुरस्कार रकासा की ज़ुबान से अपने बारे में बातें सुनकर दम खुद रह गया। रकासा ने कहा, मुझ पर ज़मीन के सारे राज खुले हैं। मैं देवता आमून की देवदासी हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तुमने जो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो पूछो। आतून ने कहा, आमून की देवदासी, तुमने मेरे बारे में सब कुछ कहा है, हर्फ बहर्फ दुरुस्त है, लेकिन मैं इस वक्त एक मजलूम बेवा खातून था, इसके लिए परेशान हूँ। वो सहरा में मेरे साथ सफ़र कर रही थी कि गुम हो गई।
रकासा ने आतून का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से दबाया। आतून घबरा गया। रकासा की आंखों में एक मैनी खेज पुरकशिश मुस्कुराहट थी। इसने जज्बात से मगलूब आवाज़ में कहा, आतून मैं देवदासी हूँ, लेकिन मुझे तुम ऐसे नौजवान की तलाश थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं देवता आमून को राज़ी कर लूँगी और फिर हम दोनों एक ऐसे महल में अब तक पुरमसरत ज़िंदगी बसर करेंगे जिसकी आसाइशों का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आतून ने अपना हाथ आहिस्ता से खींचते हुए कहा, मेरी किस्मत में किसी से ब्याह करना नहीं लिखा और फिर इस वक्त मैं बेवा खातून था, इसके लिए परेशान हूँ। अगर तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि वापसी पर तुम्हें ज़रूर मिलूंगा और फिर हो सकता है कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँ। रकासा की आंखों में एक गहरी चमक और सुकून था। इसके भरे भरे होंठ जरा से खुले और इसने कहा, थाइस इस वक्त रूम के समंदर में सफ़र कर रही है। वो बहरी डाकुओं की कैदी है जो इसे यरूशलेम ले जाकर फ़रोख्त का इरादा रखते हैं। आतून को थाइस के बारे में तशवीश हुई। इसने रकासा का शुक्रिया अदा किया और इस असेबी गांव के लोगों के बारे में दरियाफ्त किया कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। रकासा ने बताया कि इस गांव के लोग गुनाह की दलदल में गहराई तक डूब चुके थे। इन्हें कई बार आसमानी देवताओं की तरफ से नेकी पर चलने की हिदायत दी गई, मगर उन्होंने परवाह न की। आखिर इन पर देवताओं का अजाब नाजिल हुआ। एक आवाज़ें बुलंद हुई और सबके सब गुनाहगार लोग ज़मीन में धंस गए। रकासा आतून को साथ देकर आहिस्ता से जल्दी मंदिर से बाहर अजाबज़दा गाँव की सुनसान गली में आ गई। गाँव के किनारे आकर रकासा ने आतून की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी। आतून कुछ देर के चुप सा हो गया। फिर इसे यरूशलेम जाने वाले रास्तों के बारे में सवाल किया तो रकासा बोली, समंदर के साथ साथ शुमाल की तरफ चलते जाना। शाम को एक शहर में दाखिल हो जाओगे, यहाँ से तुम्हें यरूशलेम जाने वाला काफिला मिल जाएगा। रकासा ने आतून का हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों से लगाया और कुछ कहे बगैर पलटकर सुनसान गली में गायब हो गई। आतून घोड़े पर सवार हुआ, इसे एड़ लगाई और साहिल की तरफ आकर शुमाल की जानिब चल दिया। रकासा के कहने के मुताबिक शाम को वो एक शहर में आ गया। यह एक कारवां सराय में उतरा। एक हफ्ते बाद यहाँ से एक काफिला में शामिल हो गया जो यरूशलेम की तरफ जा रहा था। इस काफिले को 1 महीने बाद यरूशलेम पहुँचना था। आतून घोड़े पर सवार काफिले वालों के साथ चला जा रहा था। इस काफिले में 17 ऊँट और 17 घोड़े शामिल थे। मीर कारवां एक ऊँटी पर आगे आगे सफ़र कर रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की ये दास्तान भी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।